वेलकम टू ऑल। आज हम लोग अनअकैडमी पे अपना सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एनडीए के लिए हम लोग अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक ठाक वेटेज रहता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कल की क्लास में हमने बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे उसकी बेसिकली बनने में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी, कैसे कैसे हमने उस पर काम किया था, किन किन लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन था, ये हमने लास्ट वीडियो में पूरा कवर किया था। आज डे 2 की क्लास हम लोग ले रहे हैं, जिसमें हमें आगे बढ़ना है और समझना है कि प्रियम्बल और प्रियम्बल से एसोसिएटेड बाकी क्या क्या चीजें थी, हमने कहां से क्या क्या चीजें ली थी, कैसे हमारे शेड्यूल्स ने काम किया, क्या क्या उनके अंदर आता है। तो वही पार्ट हम लोग आज आगे के लिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा अगला पार्ट आता है वो सबसे पहला आता है हमारा प्रियम्बल। अगर हम लोग प्रियम्बल के लिए बात कर रहे हैं तो ये है क्या, क्वेश्चन आता है ये। तो इस प्रियम्बल के लिए हम इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू साहब ने, जेएल नेहरू साहब ने इसको लेकर आए थे और लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे एक्सेप्ट किया था एंड फाइनली इसे प्रियम्बल बनाया था। ये प्रियम्बल सबसे ज्यादा आप लोगों को मिलता कहां है? एनसीईआरटी की बुक्स जितनी भी आती हैं उनमें हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में प्रियम्बल लिखा होता है, जो कि मैंने भी यहां पर आप लोगों के लिए लिख कर दिया है। इस प्रियम्बल के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान रखने की होती हैं कि हमें क्या क्या वर्ड्स यहां दिए गए हैं। जैसे हमारे सामने एक वर्ड आता है सॉविजन। सॉविजन के लिए बात करते हैं तो इसे हिंदी में बोला जाता है दैट इज संप्रभुत्व। दैट मीन्स क्या मतलब है? वी आर फ्री। अगर मैं इसके लिए यहां लिख ले रहा हूं तो हम लोग फ्री हैं। किस बात के लिए? आइदर हम अपने इंटरनल कोई डिसीजन लें या हम कोई अपना एक्सटर्नल डिसीजन लें। दैट मीन्स नाइदर चाइना नॉर अमेरिका या एनी अदर नेशन हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स में नहीं बोल सकते। तभी आपने ध्यान दिया हो, जब भी पाकिस्तान कश्मीर को लेकर कोई बात करता है तो इंडिया उसे इंटरनेशनल फोरम पर मना कर देता है, बिकॉज वो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर पर कोई भी इंटरप्शन नहीं कर सकता है। गॉट इट माय पॉइंट? ये कहां से आया है? दैट इज दिस वर्ड। अगली बात करते हैं हम सॉशलिस्ट। सॉशलिस्ट के लिए बात कर लेते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है उन लोगों से जो लोग इंडिया के अंदर डील करते हैं पैसे में या पावर में। अब क्वेश्चन आता है पैसे या पावर से क्या लेना देना है सर? तो जहां पर भी पावर के लिए बात हो रही है या हम बात कर रहे हैं मनी के लिए, ये दोनों ही बातें सोशलिस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। दैट मीन्स चाहे तो अगर कोई क्राइम रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया करे और चाहे पुअरेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया करे, उसके लिए सेम होगा। क्या? इंडियन पिनल कोड आईपीसी। दूसरी बात पावर, जो भी हमारे यहां हाई पावर, जैसे अभी कोरोना चल रखा है तो उसमें एग्जांपल आपने देखा हो तो यूपी के हेल्थ मिनिस्टर ही एक सिंगर के कांटेक्ट में आ गए थे तो उन्हें भी क्वारंटाइन इमीडिएटली कर दिया गया था। रीजन बीइंग क्योंकि हमारे यहां पावर और मनी का कोई कंसर्न नहीं है। तीसरी बात हम लोगों के यहां पर आती है, दैट इज सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है हमारा कोई पर्टिकुलर रिलीजियस नहीं होगा। रिलीजियस का मतलब हम कोई भी धर्म अपनाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को हिंदी में बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष। किसी भी धर्म से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह के धर्म को इंडिया में अपनाया जा सकता है, उसकी रूलिंग्स को फॉलो अप किया जा सकता है। अगली बात आती है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है हमारे यहां रेगुलरली 5 साल में एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन के अंदर क्या, जो भी बंदे उस इलेक्शन के अंदर जीतकर आएंगे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में आ रहे हैं, चुनाव जीत कर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि वो इलेक्टेड फॉर्मेशन से आ रहे हैं, किसी ने अपने घर से नहीं बना दिया। जैसे बहुत सारे लीडर एक दूसरे पर एलिगेशन कहते हैं कि उनकी तो पुश्ते राज करती आई हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी पुश्ते राज नहीं करती आई। तो इंडिया में किसी ने राज नहीं करा आफ्टर इंडिपेंडेंस। रीजन,
चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कोई लीडर हो, चाहे वो दूसरी अदर पार्टीज के हो, जो भी पार्टी का कैंडिडेट जीत कर आया और जिस पर मेजोरिटी हुआ उसी ने आगे कंटिन्यू किया है, रेस्ट और किसी ने कंटिन्यू नहीं किया है। अगली बात आ जाती है, हम हैं रिपब्लिक। अब क्वेश्चन आता है जी, ये रिपब्लिक का क्या कंसर्न है सर? रिपब्लिक को सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जा सकता है कि हमारे यहां पर कोई भी जो रूल है वो किसी भी राजा का नहीं है। नॉट, क्यों? क्योंकि कोई भी राजा वाले काम कर ही नहीं रहा है, मोनार्कल फॉर्म है ही नहीं हमारे यहां। हमारे यहां हर 5 साल में इलेक्शन होगा अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना लगी हो, और जो भी बंदा उसमें जीत कर आएगा वो ही आगे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए पूरा आगे कम्युनिकेट करेगा। तो इस तरीके से दीज 5 वर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखिएगा। आगे के लिए बात शुरू करते हैं दोबारा से। तो फिर आ जाता हूं, अब इनको अंडरलाइन कर देता हूं, आगे के वर्ड समझाता हूं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इनसे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन उठ जाता है हमारे एनडीए के एग्जाम में। अब हमसे जस्टिस की बात करी जाती है, लिबर्टी की बात करी जाती है, इक्वलिटी की जाती है, फ्रेटर्निटी की जाती है। जब हम इन सारी बातों को ध्यान देते हैं तो जस्टिस हमें मिलेगा किसमें? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, सेम एज इट इज लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटीज में। अगली बात, लिबर्टी किसमें है? थॉट्स में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ में एंड वर्शिप में। सिंपल से वर्ड है। इक्वलिटी कहां मिलनी चाहिए? स्टेटस में, अपॉर्चुनिटीज में, एंड प्रमोट करना होगा हमें इन्हें अपने सब लोगों के बीच में। फ्रेटर्निटी कहां पर आएगी? द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर आदमी का अपना आत्मसम्मान, एंड द यूनिटी, एकता और अखंडता ऑफ द नेशन। दैट मीन्स यूनाइट रहेंगे और देश को किसी भी हालात में टूटने नहीं देंगे। हमारे यहां हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डे था 26 नवंबर 1949, जो कि यहां पर मेंशन है आपके पास, उसको इसे अडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया है, एंड गिव आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कि ऐसा नहीं कि लास्ट में जो हमारे 284 मेंबर्स बचे थे जिन्होंने ऑफिशियल कॉपी पर साइन किए थे, उनके ऊपर ये रूल्स नहीं लगेंगे। ईच एंड एवरी पर्सन इस दायरे में आएगा। ये इसका बेसिक रूल निकल कर आया। आगे के लिए बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है जो इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल मुद्दा है बहुत ज्यादा, कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये 2 वर्ड, और एक और वर्ड आएगा दैट इज इंटीग्रिटी। तो अगर सोशलिस्ट और सेक्युलर की बात करें तो ये तो बात अभी हम करके गए थे, देख लीजिए यहां पर मैंने ये आपकी पूरा लिख दिया है। आगे के लिए बात करते हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये आया क्या? 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है बच्चों, वहां पर यह आया। इंदिरा गांधी का यह टाइम था जिसमें बड़े लेवल पर जो कंट्रोवर्शियल मुद्दा था वो ये, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी कहता था कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, बट ये कहीं लिखा हुआ नहीं था। और क्योंकि उस समय पर इंदिरा गांधी ने 1976 में ये कर दिया था, तो इसके बाद बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू रहा कि जब हमारे यहां धर्मनिरपेक्ष हम थे बाय सोल, तो उसे लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहीं ये कोई वोट बैंक तो नहीं था? इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। सेम वे अगर हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और इसी प्रीएम्बल की बात करें, तो इन सबके मीनिंग ऑलरेडी मैंने आपको अभी 10 मिनट पहले समझाए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रीएम्बल जिसके लिए बात करें तो इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरोड किया गया था। इसका आइडिया जो लिया गया था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बेसिक पंडित नेहरू ने कुछ बेसिक बातों के साथ प्रपोज किया था, जिसे लेटर ऑन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया था। वही बात यहां लिखी है। एंड जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या कि प्रीएम्बल जस्टिएबल नहीं है। दैट मीन्स इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अदर
कोई भी केस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों हम ये बात लिख रहे हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे जस्टिएबल नहीं बनाया है। तो इस बात को याद रखना, ये कई बार रिपीट हुआ एनडीए में क्वेश्चन है कि प्रियम्बल इज अ जस्टिएबल वन और नॉट। तो प्रियम्बल जस्टिएबल नहीं है। सेम ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि प्रियम्बल का आइडिया कहां से लिया गया था? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया था। अब क्वेश्चन आता है जी, मेन पॉइंट क्या थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जो कि आया कब था? दैट इज 13 दिसंबर 1946 को आया था। अब क्वेश्चन इसमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट की बात हुई, सोविजन की बात हुई, रिपब्लिक जिन्हें ISR से जाना जाता है। आगे बात कर लेता हूं। इसमें पावर, अथॉरिटीज, सोविजन, ये सारी बातें अभी हम पढ़कर आए क्योंकि ये फाइनल आ चुके हैं। देखो जैसे यहां पर लिखा हुआ क्या है, गारंटीड किया एंड सिक्योर्ड किया गया था क्या? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हमारे फंडामेंटल राइट में चला गया लेटर ऑन। फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एसोसिएशन एंड एक्शन। ये कुछ पार्ट इसमें से आज हमारे राइट टू फ्रीडम में आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट का पार्ट है। कुछ पार्ट हमारे आज प्रियम्बल में पड़े हैं। तो ये बेसिक कीवर्ड्स हैं जिनको याद रखने की जरूरत होती है कि हमारे प्रियम्बल में मेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या मेन पॉइंट उठाए गए थे। अब एक क्वेश्चन बार बार आता है, दैट इज बेसिक फीचर थ्योरी। क्या मतलब है इस बेसिक फीचर थ्योरी का? इसमें सीधा सीधा पूछा जाता है, जो ये आपका प्रियम्बल है, क्या ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, या ये पार्ट नहीं है? किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यही बात अगर हम पढ़ें और समझें तो हमारे पास ये क्लियरिटी बनेगी कि प्रियम्बल जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, क्या वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इसमें इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। पहली, जो ये प्रीफेज लिखा गया है या इंट्रोडक्शन, जो भी आप कहना चाहें, जो भी ये लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बेसिक उसकी है क्या? सार ही तो है, आत्मा ही तो है। जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बातें कही गई होंगी, वही सारी बातों का इंटरप्रिटेशन तो फ्रंट पेज प्रीफेज में दिया जाता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेज ही तो हुआ। बट प्रॉब्लम क्या थी? इसको इंट्रीगल पार्ट नहीं माना गया था। इसको इंट्रीगल पार्ट नहीं माना गया था। कब? जब तक इस पर केसेस केशवानंद भारती एंड लेटर ऑन दूसरे केसेस में क्लियर नहीं हुआ। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ प्रियम्बल। इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन में, तो हमारे पास 3 डेट आएंगी, 1960, 1973 और 1992। यहां तक नॉट, ये पार्ट नहीं था, यस ये पार्ट हो गया था, और कंफर्म 1992-93 में हुआ। कैसे? उस स्टडी को ही हमारे यहां पर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जैसे एनडीए में क्वेश्चन आया था कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कोर्स किस चीज से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है हमारे यहां पर प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, ये डिसीजन किसने दिया था। तो कोर्ट में केस आया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इसके अंदर बेसिकली जजेस बैठे थे, जजेस की ब्रांचेस बैठी थी, 13 जजेस की ब्रांच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रांच बैठी थी, जिसमें इसके पहले दिए गए डिसीजन, जो कि बेरूबारी ओपिनियन में 1960 में दिया गया था, उसको पलट दिया गया था। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए गए डिसीजन को पलट दिया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर यह पावर है? हां, सुप्रीम कोर्ट पर यह पावर है कि वो अपने पहले दिए गए किसी भी डिसीजन को बदल सकती है, जबकि और किसी अदालत पर यह पावर नहीं है।
पहली बात। दूसरी बात, बेरुबरी ने क्या कहा था? बेरुबरी ने कहा था कि इट्स नॉट अ पार्ट, जबकि केशवानंद भारती ने कहा मेड इट क्लियर दैट इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज सब्जेक्ट अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एज एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 368 रिक्वायर्ड है। जब तक ये हमारे आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है तब तक हम इसे अमेंड नहीं कर सकते। केशवानंद भारती ने 1973 में इसे पार्ट कह दिया, तभी तो याद करो 1976 में इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमारे प्रियम्बल को बदल पाए थे या नहीं? आया ध्यान? प्रोवाइडेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फाउंड इन द प्रियम्बल इज नॉट डिस्ट्रॉयड। बेसिक उसका सार नहीं जाना चाहिए। हाउएवर इट इज नॉट एन इसेंशियल। यहां कंफ्यूजन छोड़ दिया था केशवानंद ने भी। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में ये प्रॉब्लम थी कि इसको नॉट एन इसेंशियल पार्ट भी बोला गया था कि चाहे तो रख लें और चाहे तो हटा दें। इस पर फाइनल डिसीजन जो आता है वो फाइनल डिसीजन लेकर आते हैं SR बमोई केस 1993, जिसमें जस्टिस रामास्वामी ने अपनी बातों में लिखा है क्या? The preamble of the constitution is an integral part of the constitution. That means may or may not वाली कंडीशन को खत्म किया। Democratic form of the government and the federal structure, unity and integrity of the nation, secularism, socialism, social justice, judicial review are the basic feature of constitution. That means जो उसके अंदर लिखी गई बातें हैं, जो शब्द लिखे गए हैं, केवल वो नहीं, जिनका वो सेंस देता है वो भी हमारे प्रियम्बल में है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? सार है, आत्मा है, या वी कैन से एक निचोड़ है, रस है, जूस है। ठीक, आगे लिखा है क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ कि प्रियम्बल वाज अमेंडेड, क्यों अमेंड किया गया? तो व्हेन इट वाज द बेसिक फीचर, अगर वो उसके अंदर था तो क्यों हमने उस समय पर सोशलिज्म, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ये वर्ड डाले? तो यहां आंसर आता है कि प्रियम्बल वाज अमेंडेड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी as assumed that the amendment are clarify and qualify in the nature, they are already implicted in the preamble. That means कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में क्लियर करा कि इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इसमें अब थोड़ी सी बात देखें, अगर मैं थोड़ा सा पार्ट लिख दूं तो नॉट अ पार्ट कब तक रहा? 1960 तक रहा। अ पार्ट लेकिन मे और मे नॉट कब तक रहा? 1973 तक रहा। एंड अ पार्ट आज है एक पार्ट, वो 1993 से आया। तो इस तरीके से ये तीन केस हैं। पहला दैट इज बेरुबारी ओपिनियन, जिसमें पार्ट नहीं था। दूसरा मे नॉट बी, दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। और तीसरा आता है आपका बमोई केस, जो कि मैंने यहां आपको अभी पूरा समझाया है। चले आगे थोड़ा सा। जैसे इसके बाद आगे के लिए बढ़ते हैं तो अगली कहानी हमारे पास शुरू होती है, दैट इज कि हमारे प्रियम्बल में कौन कौन से फीचर किस किस जगह से, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर किस किस कंट्री से लिए गए। ये एनसीईआरटीज में दिया होता है बट वहां थोड़ा सा छोटा दिया होता है। तो इसमें बहुत सारी बुक, जो भी अच्छी बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस की, उनमें सभी में लिखा होता है कहां से क्या क्या लिया गया। जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूके। अब क्वेश्चन सबसे पहला ये, यूके में क्या क्या आता है? इंग्लैंड आएगा, वेल्स आएगा, स्कॉटलैंड आएगा, नॉर्थ आयरलैंड आएगा, दैट इज कॉल्ड यूके। इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नॉमिनल हेड होंगे हमारे प्रेसिडेंट। नॉमिनल हेड का मतलब सारी की सारी पावर तो इन्हीं के पास होगी, बट ये अपनी मर्जी से उसका यूज नहीं करेंगे, ये ऑन द एडवाइस ऑफ काम करेंगे। लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन, क्वीन एलिजाबेथ कहने के लिए अभी भी हेड है वहां के, बट
वो काम जो वहां करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जो गवर्नमेंट कहती है, वो उस पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं। तो इसको एक तरह से और भी तो कहा जा सकता है क्या कि प्रेसिडेंट हमारे यहां दैट इज रबर स्टैंप की तरह काम कर रहा है। प्रेसिडेंट हमारे यहां कैसे काम कर रहे हैं? रबर स्टैंप। हमारे यहां कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी, होता है, पोस्ट ऑफ पीएम होगी, पोस्ट ऑफ पीएम होगी, ये हमने यूके से लिया है। लेकिन इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर होगा, ये हमने नहीं लिया है। हमारे यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है और वो अपने में से चुनकर फाइनली किसी एक बंदे को बता देते हैं कि ये मेजॉरिटी में है पार्टी और इसका ये बंदा हमारा पीएम बनेगा। जबकि हम लोग किसी पीएम के लिए वोट नहीं डालते हैं। काफी सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, नहीं सर हमने तो नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट डाली थी। तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने तो इलेक्शन केवल और केवल वाराणसी से लड़ा, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उनकी। तो ऑल ओवर इंडिया में 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्या सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नरेंद्र मोदी जी ने लड़ा? तो आंसर आया नो। तो हम अपने यहां चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अपने में से चुनते हैं एक पोस्ट पीएम, जो कि हमारे यहां डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। चलता हूं आगे। इसके बाद आ जाता है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी, बायकैमरल होगा। बायकैमरल में एक हाउस बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो लोअर हाउस को मोर पावरफुल बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि मनी, पैसे से रिलेटेड सारी की सारी पावर जितनी भी हैं वो सब लोकसभा को दी गई हैं, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होंगे लोअर हाउस के लिए, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी सेंटर गवर्नमेंट लोकसभा के अंदर अपना कोई बिल पास नहीं करा पाती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, एंड अगर उन पे मेजॉरिटी नहीं होती है तो सरकार गिर जाती है। तो ये बात आपको यहां पता होनी जरूरी है। आगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड रूल ऑफ लॉ। ये 11 चीजें हमने कहां से ली हैं? ब्रिटेन से ली हैं। अगली कहानी हमारे पास जो आती है वो आती है कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स से क्या लिया है। सबसे पहली बात, रिटर्न। आज हमारा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, या वी कैन से लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा। हमारे से पहले किसका था? यूगोस्लाविया का, सेकंड नंबर पे आज भी आता है। रिटर्न हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया। अब एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव का मतलब गवर्नमेंट का वो बंदा जो हाईएस्ट पोस्ट पर बैठा हो, जिसके अंडर में बाकी सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज काम कर रहे हो, वो हमने यहां से ही लिया कि वो प्रेसिडेंट होंगे। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि वो सुप्रीम कमांडर होंगे तीनों आर्मेड फोर्सेस के, चाहे आप आर्मी के लिए बात कर रहे हो, इंडियन एयरफोर्स के लिए बात कर रहे हो, या नेवी के लिए, तीनों के तीनों पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जब आगे पढ़ेंगे तो एक बात पढ़ेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम ही नहीं है, इसीलिए शायद उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनाया गया है, क्योंकि उन्हें सैलरी भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ही मिलती है। उनकी वर्किंग ही वो है, उसके अलावा वर्किंग नहीं है। फंडामेंटल राइट ऑलरेडी अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट पढ़ेंगे, प्रोविजंस ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या है? अभी ध्यान से देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, अपने आदेश को बदल भी दिया था, अभी पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन बाकी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, आपका अदर कोर्ट्स हो, कोई भी, वो नहीं बदल सकते हैं, वो अपना आदेश नहीं बदल सकते हैं। बट उनकी सीनियर कोर्ट के अंदर उनका वो एप्लीकेबल होता है, वहां जाके उसे रिव्यू किया जा सकता है। प्रीएम्बल ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हैं। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इन्हें कैसे हटाया जा सकता है, कैसे इनका इंपीचमेंट, महाअभियोग लाया जा सकता है, वो पूरा का पूरा हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया। क्यों? पता नहीं ना कब जजेस भी गड़बड़ करना शुरू कर दें, तो अगर कोई जज ऐसे मिलते हैं तो उनका इंपीचमेंट लाया जा सकता है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला आता है यूएसएसआर। यूएसएसआर, यूनियन सोवियत संघ ऑफ रशिया, जिससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं एंड 5 ईयर प्लान्स लिए हैं। 5 ईयर प्लान्स
हमारे पहले होते थे प्लानिंग कमीशन के अंडर में, अब वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। अब नीति आयोग काम करता है और ईयरली रिपोर्ट्स उसकी सबमिट होती हैं। आगे के लिए बात करता हूं फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगला आ जाता है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, दैट मींस सेंटर प्लस स्टेट दोनों गवर्नमेंट की जो जॉइंट पावर हैं वो हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। अगली बात आती है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रियम्बल का आइडिया अगर बात करें तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, लेकिन लैंग्वेज की बात कर लें तो वो हमने कहां से लिया है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कैसे बिजनेस होंगे, कैसे उनमें डीलिंग्स होंगी, वो पूरा हमने यहां ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। आगे के लिए बढ़ जाते हैं जापान में जैसे आते हैं तो यहां लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, हमारी सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग कैसे होगी वो जापान से है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। अगली बात आ जाती है तुरंत, दैट मींस जर्मनी से क्या लिया है फिर हम लोगों ने? तो जर्मनी पर बात कर लेते हैं। जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमारे यहां 3 इमरजेंसी हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड 360। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेटर ऑन हम इनकी बात करेंगे, बट ये हमने जर्मनी से लिया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? तो प्रोसीजर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें, अभी शायद हमने बात करी थी आर्टिकल 368 के लिए। तो हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो आर्टिकल रिक्वायर्ड है वो 368 और उसका पूरा प्रोसीजर हमने कहां से लिया? साउथ अफ्रीका से। अगला आ जाता है कनाडा। कनाडा से बात करते हैं तो फेडरेशन, बेसिक फेडरेशन का मतलब क्या है कि अगर हम नॉर्मल टाइम में हैं तो हम फेडरल गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे हैं और इमरजेंसी में है तो हम यूनियन की तरह काम कर रहे हैं। ये आगे समझाऊंगा क्या इसका मतलब है। इसके बाद पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच कैसे होगा, और रेजुडरी पावर्स, कल भी हमने बात करी थी इसके बारे में। रेजुडरी पावर्स की हाईएस्ट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास होगी। आयरलैंड के लिए बात कर लेते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आर्टिकल आपका 36 से लेके 51 तक के लिए जितने आर्टिकल्स हैं वो सब इसी में आएंगे, तो आगे पढ़ेंगे इसको। किस तरह से इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, नॉमिनल मेंबर्स राज्यसभा में कैसे प्रेसिडेंट भेजेंगे, ये पूरा आयरलैंड से लिया। और लास्ट आता है फ्रांस, तो वहां से रिपब्लिकन पूरा का पूरा कहां से लिया गया? फ्रांस से। आगे के लिए हम बढ़ जाते हैं तो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है? ये क्वासी और आगे लिखा है फेडरल। इसको हिंदी में बोलें तो विकेंद्रीकरण लिखा जाता है। दैट मीन्स क्वासी का मतलब है सॉर्ट ऑफ कि हम 2 तरह की गवर्नमेंट्स में काम कर रहे हैं जो नॉर्मल टाइम में सभी को दिख रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। बट जैसे ही देश के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएंगी या कुछ दिक्कतें खड़ी होंगी या कुछ हमारी स्ट्रेंथ्स आएंगी तो उनमें हम एकदम यूनाइट हो जाते हैं। जैसे कोरोना आया, हम पूरे यूनाइट हो गए एकदम से। बाकी स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना काम कर रही है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट डायरेक्शंस भेजी हैं, तो वो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वासी फेडरल। आगे के लिए बात इसी में करता हूं तो देखिएगा आपके सामने यहां लिखा है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है या फेडरल फॉर्म। यूनिटरी हम कब हैं? जब इमरजेंसी है। अभी बात करी थी, या तो वो नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, स्टेट इमरजेंसी हो सकती है या फाइनेंशियल। अभी तक कोरोना में इनमें से कोई सी भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है। ये आर्टिकल 352 में आती है, ये 356 में आती है और ये 360 में आती है। अगली बात करते हैं, हम फेडरल फीचर कैसे शो करते हैं? हमारे पास डुअल सीट ऑफ गवर्नमेंट है, दैट मींस सेंटर की गवर्नमेंट हमारे पास अलग है और स्टेट की गवर्नमेंट हमारे पास अलग है।
डिवीजन ऑफ पावर, हमारे पास सेंटर के अपने जो पावर्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, स्टेट्स की पावर जो हैं वो अलग हैं, एंड कॉन्करेंट लिस्ट या कॉन्करेंट पावर जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। टू हाउसेज इन पार्लियामेंट, लोकसभा आप डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, राज्यसभा जो हमारे स्टेट्स में MLA आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर राज्यसभा भेजते हैं, तभी लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहां जुडिशरी को कभी भी कोई दूसरा आदमी आकर कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब आओ यूनिटरी फीचर में, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सुप्रीम कोर्ट है। कई लोग कहते थे कि नहीं सर ये पहले नहीं होता था जब तक आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में लगता था, बट भाई अक्टूबर 31 के बाद 31 अक्टूबर के बाद 2019 के बाद तो स्पेशल स्टेटस ऑफ J&K 370 हटा दिया गया। यही वन ऑफ द रीजन है कि अब इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और सिंगल ही सुप्रीम कोर्ट है। आगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंस, स्टेट्स अपने टैक्सेस लेते हैं बट मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, क्योंकि पैसे का सबसे बड़ा पार्ट रेशियो वाइज अगर 100 में से देखें तो कुछ 69% सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है और 29% स्टेट गवर्नमेंट्स पर आता है। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर आता है। अगर हम लोग बात करें तो आज की वीडियो में हमने जो पूरा किया है कि हमारा प्रीएम्बल क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड से हमने उसे कैसे जोड़ा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैसे था, उसके अंदर आने वाले वर्ड्स किस तरह से यूज हुए। अगली बात हमने जोड़ी उसमें बेसिक फीचर थ्योरी ने कैसे काम किया, बेसिक फीचर थ्योरी के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। अगली बात हमने फिर इसमें देखी कि बेसिक फीचर थ्योरी के तीनों केसेस के रिजल्ट्स क्या है। उसके बाद हम लोग आगे आए तो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा, उसी के साथ हमने बोरोड फीचर देखा कि किस किस नेशन से हमने क्या क्या कितना कितना लिया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। होप सो आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आप इनके नोट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके चलेंगे तो मैं डैम श्योर कह सकता हूं एनडीए का आपका कोई पेपर नहीं छूटेगा। पेपर में आया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक क्वेश्चन आता है और वो एनसीईआरटी से ही उठता है, तो मेरा मैक्सिमम फोकस एनसीईआरटीज ही होते हैं। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि इसके अलावा भी कभी कुछ पढ़ना है तो एनसीईआरटीज को ही पढ़िए। आपको लगा कि लेक्चर ठीक गया है, आपको अच्छा लगा है, इससे आपको हेल्प मिलेगी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा मयंक पाराशर के नाम से यहां पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा अनअकैडमी पर, एंड आगे आपको रेगुलर लेक्चर मिलते रहें। हम इसी होप के साथ आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।